अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 लाइट उसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 है और सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर, कि जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चे एयर क्या है, लाइटर मीडियम है या रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि वो रिफ्रैक्ट होती है, मीन बेंड हो जाती है। और बेंड होने के भी ये है कि वो कहाँ से बेंड होती है। ये ऐसे लाइट एंटर हो रही है एयर से, ये वाटर नीचे इस लाइन के बॉर्डर लाइन ये मैंने ड्रॉ की है, जो कि इस ब्लैक लाइन के नीचे क्या है बच्चे, वाटर है, और ऊपर एयर को रिप्रेजेंट किया है। अगर लाइट एयर से वाटर में जाती है और तो वो किधर बेंड होगी। लाइट तो ऐसे भी यूं भी जा सकती थी, ऐसे भी आ सकती, ऐसे भी जा सकती थी, बेंड तो होगी ना। मेन ये बात देखनी है कि ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है। तो हमेशा ऐसे याद रखिएगा बच्चे, कीवर्ड याद रखा करें। लाइट जब भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल क्या है। सिंपल बच्चे, इस लाइन पे डी आप रखें, डी जो प्रोटेक्टर होता है, ऐसे डी, उसकी जीरो लाइन ये आनी चाहिए, प्लस का पॉइंट इधर होने चाहिए, 90 डिग्री यहाँ पे होगा, वहां पे पॉइंट लगाए इस पॉइंट को, और ये प्लस वाले पॉइंट को क्या करें, मीट कर दें, मिला दें, इनको ड्रॉ कर दें, और ये आर पार इसके होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गई, इसको एन ऊपर कैपिटल लिख लें। तो यहाँ से ये देखें, ये लाइट इधर जानी चाहिए थी, यहाँ पे सीधी, लेकिन ये नॉर्मल तो ये है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जब भी एयर टू वाटर में एंटर होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे बच्चे पेपर में, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर इट इज रिफ्रैक्टेड और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज इट्स स्पीड डिक्रीजेस। उसकी रीजन यही होती है कि जब डेंजर मीडियम में जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक रोड पे चल रहे हूँ, भाग रहे हूँ, रनिंग कर रहे हूँ, और फिर आगे पानी हो, बारिश का पानी हो या कोई भी, तो आप उसमें से जब भागेंगे तो आपकी स्पीड डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। इधर भी ऐसे ही होता है। तो हम उस स्पीड को ऐसे, ये इस तरह जो स्लो स्पीड है रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है अपने असल पाथ से। और इन विच इज एन ऑप्टिकली डेंजर मीडियम। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है 14.2। तो इसमें क्या है बच्चे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है किस मीडियम में होती है, वैक्यूम में या एयर में, दोनों में एक ही स्पीड कंसीडर की जाती है लाइट की। और वो लाइट की स्पीड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्पीड होते हैं 310⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब एयर या वैक्यूम के अलावा लाइट किसी भी मीडियम में से पास करती है, फिर उसको सी नहीं कहेंगे, वी कहेंगे। सी तो स्पेशलाइज्ड है बच्चे, स्पीड लिमिट है, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी इसे कहा जाता है, 310⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही लाइट अगर किसी एयर या वैक्यूम के अलावा मीडियम में से पास करेगी, जैसे वाटर है, ग्लास है, एटसेट्रा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए ये फैक्टर डाउन आएगा। तो हमेशा ये देखें, ये फैक्टर बड़ा रहेगा सी, और ये फैक्टर, ये जो स्पीड है ये सी से कम ही रहेगी, जितनी भी कम हो जाए। तो हमेशा आंसर क्या आएगा बच्चे, 1 या 1 से ग्रेटर आएगा। अगर दोनों इक्वल स्पीड है, सी और ये भी सी है, तो फिर 1 आएगा, वो एयर के लिए है। तो अगर कोई और मीडियम है तो उसके लिए बच्चे ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा। तो जब भी नीचे वाला फैक्टर हो ऊपर वाले फैक्टर से, तो हमेशा आंसर 1 से ग्रेटर आता है। ये कॉन्सेप्ट सीखें, और ये 1 से ज़्यादा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। नेक्स्ट बात, दोनों बच्चे स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों के यूनिट सेम होंगे,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, तो इन दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ये एमसीक्यू के लिए याद रखें। तो डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट बच्चे उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर। अब जरा गौर कीजिएगा इंपॉर्टेंट वैल्यूज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है बच्चे, वन बता दिया है, आपकी बुक में भी टेबल गिवन है, वहां से एक एमसीक्यू आ सकता है, आप उसको फोकस करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना, 1.33। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है असल में, आपको सिंपल समझ क्या आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि हाउ मच अ मीडियम कैन बेंड द लाइट, कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट बचे, जितना मीडियम डेंजर होगा उतना वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जैसे एयर का मीडियम वन, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, ये लाइट को कम बेंड कर सकती है एयर में से अगर स्पीड ऑफ लाइट पास करे। लेकिन अगर यही लाइट अगर हम पानी में से पास करें, वाटर में से, तो वो इतना उसको बेंड कर सकते हैं, 1.33। इसी तरह नेक्स्ट हम जो ग्लास होता है शीशा, उसमें से पास करें तो वहां पे 1.5, 1.5 गुना मतलब उसको बेंड कर सकती है। तो इसी तरह ये चीजें आगे आपने सीखनी होती हैं, मतलब कोई भी जितना मीडियम डेंजर होगा वो उतना लाइट को बेंड कर सकता है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। नेक्स्ट बच्चे 14.3। 14.3 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर। इसका मतलब है ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रेवल करती है और एस्केप नहीं करती, तो वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रेवल कर रही होती है। तो इसका आंसर सिंपल है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल वजह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट टोटली उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती, मतलब बाहर नहीं जा सकती। और ये ऐसा कैसे हो सकता है, जब भी आपने सोर्स को ऐसे पाइप के अंदर ऐसे लाइट एंटर करनी है, तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना है। क्रिटिकल एंगल एक अलग टॉपिक है बच्चे, क्रिटिकल एंगल इस मटेरियल का होता है, जो भी ग्लास यूज किया है उसका 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल। और जब हमें इंसिडेंट एंगल पे फॉल करना है लाइट को इधर, तो वो 42 से ग्रेटर इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, तो फिर लाइट बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ से ये पता चला कि हमेशा जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Light is repeatedly reflected inside the fiber, allowing it to travel long distance with very little loss। तो ये सबसे चीपेस्ट और रिलायबल मीन है टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट बच्चे 14.4 है। 14.4 में डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड वर्चुअल इमेज। मतलब एक कन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है। तो इसका सिंपल आंसर बच्चे ये है कि कन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता है, हमेशा उसमें ऑब्जेक्ट को एफ या 2f पे रखा जाना चाहिए। अब इसको जरा गौर करें, ये वाली फिगर बियॉन्ड 2f या 2f के ऊपर रखें, या f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये आपकी थ्योरी वाला टॉपिक है। लेकिन वर्चुअल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट को लेंस और एफ के बीच में रखेंगे। ये देखें लेंस और एफ के बीच में, तो उस वक्त क्या बनता है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है। आप इसको चेक कीजिएगा, ये लेंस है और लेंस के आगे क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसके बाद फोकस है, तो मतलब फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो अपराइट, लार्ज और वर्चुअल इमेज होगा। ये इनकी कंडीशन है। तो इसलिए आंसर कैसे लिखेंगे 14.4, व्हेन डज अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f या एट 2f या बिटवीन f एंड 2f।
हमेशा रियल इमेज ही बनेगा। ये आपने इस तरीके से लिखना है। वर्चुअल इमेज कब बनेगा? तो रियल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन्वर्टेड होता है और कैन बी ओपन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको देखा जा सकता है। जबकि जो बच्चे वर्चुअल इमेज होता है उसको जरा गौर करें कि वर्चुअल इमेज हमेशा a convex lens form a virtual image when object is placed between lens and focal point। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? ये अपराइट होता है, इरेक्ट और कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको नहीं लिया जा सकता। अपराइट का बच्चे आपको पता है ना, सीधा ऑब्जेक्ट जैसे ये आपने देखा है, ये देखें जो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज देखें उसी तरह ही बना है, अपराइट बना है। जबकि इन्वर्टेड जो होता है वो डाउनवर्ड बनता है। आप इस केस में देख सकते हैं, ये देखें बच्चे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ये इन्वर्टेड बन रहा है, चेक करें डाउनवर्ड है। तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड और रियल और कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं 14.5। 14.5 हाउ डज पावर ऑफ लेंस रिलेट टू द फोकल लेंथ। मतलब पावर का फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? तो इसका सिंपल आंसर इनवर्स रिलेशन है या रेसिप्रोकल रिलेशन है। मतलब ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ बनाएगा, तो वो थिक लेंस होगा। तो थिक लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। अगर थिक लेंस है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। इसलिए बच्चे ये जरा फोकस करें इस चीज को। ये फोकल लेंथ और इसका इनवर्स रिलेशन है। अगर ये फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम होगी, अगर फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो पावर बढ़ेगी। तो फोकल लेंथ थिक लेंस की शॉर्ट होती है, याद रखिएगा, तो फिर पावर उसकी ज्यादा होगी। इसी तरह जो थिन लेंस होते हैं, पतले लेंस होते हैं, उनकी फोकल लेंथ लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो उसकी पावर क्या होगी? कम। मैं सिंपल ये बात ऐसे समझा सकता हूँ। आप अपनी लाइफ में जब आपने किसी फ्रेंड को देखते हैं कि उसकी ऐनक के शीशे मोटे हैं बहुत ज्यादा, तो आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये आपकी साइट इतनी वीक है, इतने मोटे शीशे लगाए हुए हैं। उसके पीछे यही रीजन होती है, वो थिक लेंस होते हैं, पावर बड़ी होती है। इस वजह से ये आपको रिलेशन समझ आएगा, उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है और पावर ज्यादा होती है। तो इनवर्स रिलेशन है। तो कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर? पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। फार्मूला P इज इक्वल टू, P यहाँ पे पावर ऑफ लेंस है, 1/f, f फोकल लेंथ है, आगे बच्चे बता दिया है। और पावर की जो पावर ऑफ लेंस, इसकी जो यूनिट होता है वो डायोप्टर या कैपिटल डी लिखते हैं और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे? ये मैंने लास्ट पे लिखा है, इसको जरा फोकस करें। A thick lens has a short focal length and greater power than the thin lens and vice versa। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब a thin lens, मैं रिवर्स कर रहा हूँ ना, a thin lens has a longer focal length and smaller power than a थिक लेंस। ऐसे ये सारे मैं साथ आपको एमसीक्यू वगैरह भी ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ, ताकि क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसको आप साथ साथ सीखें। और लास्ट पे बचे एक क्वेश्चन है, उसको अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। मतलब कहता है कि राइट स्नेल्स लॉ। आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जैसे उसने कहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका फार्मूला लिखेंगे, राइट स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लिख दिया, क्या है बच्चे? साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू n1/n2, ये स्नेल्स लॉ है। Snell's law, sin I over sin R equal to n1/n2। तो according to question, write Snell's law, फार्मूला लिखा and define the term used in the equation। इस इक्वेशन में कौन सी टर्म्स हैं बच्चे? I है, R है, n1 है, n2 है। तो ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये क्या है? n1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। तो सिंपल सा ये
इसका आंसर देना है आपने। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम relative to the second medium is the ratio of speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium। अब नेक्स्ट इसको आई क्या है बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, एन टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। बस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आप इसको बस इतना ही लिखेंगे, राइट स्नेल्स लॉ, एंड वो आपने फार्मूला लिखा, एंड डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन द इक्वेशन। जब भी फार्मूला हो उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसको हम आमतौर पे डिफाइन कहते हैं। जैसे आई है तो भाई ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जैसे नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपके आज हमारा लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।